जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अली मुर्तज़ा है और मैं आप जैसे यूट्यूब के हज़रात अपने भाइयों से मुतासिर होके इस चैनल को बना रहा हूँ। और जो बेसिक इसमें मेरा मकसद ये है कि पिछले 1.5-2 सालों से जो मैं मुतासिर रहा हूँ अपने जिम कॉर्बेट साहब की जो एडवेंचर्स हैं और उन्होंने जो किताबें लिखी अपने मैन ईटिंग एक्सपीरियंसेस के ऊपर, उसके हवाले से। तकरीबन 1.5-2 साल से मैं इसका तालिब इल्म हूँ, इसका स्टूडेंट हूँ और इन सब स्टोरीज़ को सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ। उसके बारे में मैन-ईटर्स ऑफ द कुमाऊँ की मैंने जब किताब ऑनलाइन मैंने स्टडी किया उसको उर्दू में, तो मज़ीद मुझे इश्तियाक हुआ कि ये सारी स्टोरीज़ जो हैं वो गाहे-बगाहे आगे न्यू जनरेशन्स तक पहुँचनी चाहिए। और जहाँ तक हो सकता है मैं उनकी इस लेगेसी को, इस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो होपफुली कि आप सबको ये इनकी जो स्टोरीज़ हैं मैन ईटिंग टाइगर्स की जो हंटिंग है वो पसंद आएगी और इसमें आप ज़रूर मेरा साथ देंगे। तो इसमें जब हम सबसे पहली बात करें मैन ईटिंग टाइगर्स के हवाले से, तो जो सर फहरिस्त नाम है, जो सबसे ऊपर नाम है, वो है मैन ईटर ऑफ चंपावत के हवाले से। जो मैन ईटर ऑफ चंपावत है, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है, जिसने कि 436 ह्यूमन बींग्स को जो है वो मार के खाया। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या रीज़न्स बने, कोशिश होगी इन सब में आप इन सब पहलुओं पे आपको मैं जो है वो इन्फॉर्म करूं, अपने साथ लेके चलूं। तो इसकी अगर हम शुरुआत करें तो नेपाल में इस टाइग्रेस ने अपनी हंटिंग स्टार्ट की। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आपको बताता चलूँ कि दो पार्ट्स हैं एक्चुअली। एक इसकी हंटिंग्स हैं नेपाल में और दूसरी हंटिंग्स हैं इंडिया में, जो कि उस वक्त हम बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। तो नेपाल में जब इसने हंटिंग स्टार्ट की तो इसने जो रूटीन के मुताबिक अपने जानवर हैं होते हैं, बकरी, गाय, विलेजर्स की, उसको मारा और उसको हंट करना स्टार्ट किया। तो अगर मैं आपको इसके थोड़े जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बताऊं, तो जो एरिया था ये जहाँ पे इसने नेपाल में किलिंग स्टार्ट की थी वो था रूपल गांव, और जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़या है। शारदा नदी के इस जानिब चंपावत इंडिया में है और शारदा नदी के उस जानिब दूसरी साइड पे रूपल गांव है जो कि नेपाल में आता है। तो इसने जब अपनी किलिंग्स स्टार्ट की इस टाइग्रेस ने, तो वहाँ पे गाहे बगाहे दिन ब दिन इसकी किलिंग्स जब बढ़ती गई तो वहाँ पे खौफ व हरास के सारे मामलात चल पड़े। जो लोगों का रहन सहन था वो बहुत मुश्किल हो चुका था, उनकी जो डेली की रूटीन थी वो नहायत ही मुश्किल हो चुकी थी। क्योंकि इस शेरनी की जो कार्रवाई इस तरह होती थी कि ये दिन में ही शिकार करती थी। अमूमन अगर हम मैन ईटर्स के बारे में पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि, या जनरल टाइगर्स के बारे में जानें, कि वो शाम में अपने शिकार के लिए निकलते हैं और रात में ही अपने शिकार करते हैं और दिन में ज़्यादातर इसको अवॉइड करते हैं, रेस्ट करते हैं या दीगर अपनी रूटीन में चहलकदमी करते हैं। तो इस शेरनी की रूटीन जो थी वो इतनी चालाक थी और इतनी प्लान्ड होती थी कि इसको पता था कि गांव के जितने भी लोग हैं, हजरात हैं, वो दिन में ही निकलेंगे अपनी खेती बाड़ी के लिए। जो मर्द हैं, जो ख़वातीन हैं, उन्होंने अपने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करनी होती थी। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये अपनी एक्टिविटी दिन में प्लान करती थी। खेती बाड़ी करने वालों को ये प्लान करती थी, खेत में घात लगा के बैठ जाती थी। और जंगलात में जहाँ ख़वातीन लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जाती थीं, वहाँ पे ये पहले से ही मौजूद होती थी। और जब किसी ख़ातून को, लड़की को या औरत को देखती थी कि वो थोड़ा सा पीछे रह गई है या अकेली है, तो उस पर झपट्टा मार के उसको मार देती थी और अपने किल को फिर जो है वो खाती थी। इस दौरान गांव वालों की, बेचारों की एक्टिविटीज़ यही होती थी कि वो हेल्पलेस होते थे, वापस जाते थे गांव में, प्लान करते थे कि किस तरह अपने प्यारे को, उसकी एटलीस्ट बॉडी को रिकवर कर सकें। लेकिन वो अमूमन इसको रिकवर नहीं कर पाते थे क्योंकि ये इसको मार के नीचे जंगलात में पीछे अंदर ले जाती थी, जो कि इनके लिए भी रिकवर करना मुश्किल होता था और जान जाने का भी ख़तरा होता था। इस एंग्जाइटी को इतनी बढ़ गई थी कि लोगों का दिन तो बाहर निकलने मुश्किल होता था दिन के अंदर, लेकिन जो रात में तो कतन मुश्किल था, लेकिन दिन में भी बाहर निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। तो लोगों की एक्टिविटीज़ बहुत मुतासिर हुई थी, बहुत महदूद होकर रह गई थी और इनकी एंग्जाइटी, इनकी परेशानियाँ बहुत बढ़ चुकी थी। नेपाल सरकार की इस जो है वो मुश्किलात को अंदाज़ा हुआ
कि इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया जो उनके सरपंच होते थे, जो उनके बड़े बुज़ुर्ग थे गाँव के। क्योंकि एक गाँव नहीं, रूपल गाँव के साथ-साथ दीगर 7 आस-पड़ोस के गाँव भी इस चीज़ को जो थे सफ़र कर रहे थे। तो सरकार ने फिर एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पे अपनी, यहाँ तक कि उनको अपनी आर्मी को इन्वॉल्व करना पड़ा, और आर्मी ने इसका इनिशिएटिव लेते हुए इसको टेकअप किया और इसको मारने के लिए अपने हंटर्स, अपने शूटर्स को एलोकेट किया। लेकिन इसकी आप कह लीजिए कि चालाकी इतनी तेज़ थी इस शेरनी की कि ये उनके भी जो है वो अपनी प्लानिंग के अंदर अपने नहीं आ सकी और उसको वो मारने में नाकाम रहे। अब इन सब जो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी एक अच्छे इंसान की मशवरे के ऊपर इन्होंने ये प्लान किया कि हम क्यों ना इसको फिर यहाँ से भगा दें। और भगाने के लिए क्या है एक ज़रिया, वो यही है कि एक बीट ऑर्गेनाइज़ की जाए, बहुत बड़े मैसिव आप कह लीजिए पैमाने के ऊपर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए। ढोल ढमक्के, जो कोई अपने घर से बर्तन ला सके, ढोल बाजा ला सके, उसको बजाते हुए एक मैसिव उसको एक घेरा बनाया जाए और उसको एक ऐसी जगह धकेल दिया जाए जहाँ पे ये फिर लौट के वापस ना आए और डर जाए। और इन्होंने फिर प्लान किया कि इसको मीन्स कहाँ पे धकेला जाए, कहाँ पे इसको बाहर किया जाए, या कहाँ पे इसको जो हम ट्रांसफ़र करें किसी भी तरीके से। बाकी भी आस पड़ोस के अपने ही गाँव हैं, तो किसी ने फिर मशवरा यही दिया कि बेहतर ये कि इसको हम नदी के उस पार जो जंगलात हैं यानी कि इंडिया, वहाँ पे हम इसको धकेल देते हैं, इसको वहाँ पे हम भेज देते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक मैसिव भीड़, एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया गया, प्लान किया गया। सब ने इसमें इनिशिएटिव लिया, पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हर कोई इससे परेशान था, हर कोई चाहता था हम इससे छुटकारा पाएँ, अपनी डेली रूटीन में वापस आएँ। जो 200 लोग अपने प्यारे हम खो चुके हैं, उनको एटलीस्ट मज़ीद जो है वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो अभी हैं मौजूद उनको एटलीस्ट हम बचा सकें। यहाँ पे मैं आपको छोटा-सा एक अर्ज़ करता चलूँ कि ये 1907 का वाक़या है, 1907 का। मैं आपको पहले बताना चाह रहा था इसके बारे में। तो जो इसमें एक सबसे जो मायने वाली चीज़ है वो ये कि उस दौर में जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत महदूद थी, कम्युनिकेशन बहुत महदूद थी। लोग जो है वो पुराने स्टाइल से रहते थे, तो कम्युनिकेशन का भी यहाँ पे बहुत मसाइल थे, जिसकी वजह से इसको मारने में मज़ीद मुश्किलात आ रही थी 1907 के वाक़ये में। खैर, इस बीट को अरेंज किया जाता है और इस बीट को सक्सेसफुली ये लोग अरेंज करते हैं, और वही होता है कि जिस तरह प्लान करते हैं इसको 3 अतराफ से 3 जगहों से इसको घेर लिया जाता है, और एक साइड जो शारदा नदी वाली होती है उसको खाली छोड़ा जाता है ताकि ये वहाँ से भाग जाए। और इन दी एंड सक्सेसफुली ये अपने अपने टास्क में कामयाब होते हैं, सारे गाँव वाले जितने भी वहाँ पे सब इन्वॉल्व होते हैं, और इसको शारदा नदी के उस पार धकेल देते हैं। और कुछ ये भी हम अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इस हद तक वाक़ई कामयाब होते हैं कि उसमें इतना डर पैदा कर देते हैं, खौफ़ और हरास पैदा कर देते हैं कि वो वाक़ई मुड़ के इस तरफ वापस नहीं आती, और वो नदी के उस जानिब भी चली जाती है। तो ये तो यहाँ से नेपाल वालों की परेशानी ख़त्म हुई। लेकिन अब इंडिया वाले जो बरसगीर वाले हज़रात हैं, उनकी परेशानी में इज़ाफ़ा होने जा रहा था, जो कि वहाँ पे आस-अतराफ़ के जो गाँव थे, उन लोगों को इसके बारे में कतई इल्म नहीं था कि हमारे पास कितनी बड़ी परेशानी एक आने वाली है, और किस चीज़ से वो फ़ेस करने जाने वाले हैं, और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ख़ैर, अब जब ये इंडिया में आ गई, अब इसका हम यहाँ पे अगर स्टार्टअप लें, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं तारुफ़ दूँ। तो इंडिया में जब ये आ गई शेरनी, तो इसने वही एक्टिविटीज़ यहाँ भी स्टार्ट की। वहाँ भी जंगलात थे इस आस-पास में, और जंगलात के पास जो गाँव थे, जिनमें आप चंपावत जो है वो नाम मशहूर है। क्योंकि चंपावत के आस-पास का जो टाउन है, उसमें छोटे-छोटे जो गाँव हैं, उनमें इसने अपनी किलिंग स्टार्ट की, और रूटीन वही थी कि अपना जो हज़रात गाँव में जाते थे, वहाँ पे खेती-बाड़ी करने वाले किसान, उनको मारना स्टार्ट किया। जो ख़वातीन जाती थीं अपना जंगलात में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक इलाके की रूटीन तो वही थी, और उसी दौर में 1907 में जो वहाँ की एक्टिविटीज़ होती थी, सब वही फ़ॉलो होती थी। तो आहिस्ता-आहिस्ता ने वहाँ पे किलिंग्स को स्टार्ट किया, लोगों को मारना शुरू किया, और जब इन सब ने इस चीज़ का आइडिया लिया कि अब ये परेशानी तो यहाँ पे आ गई है, और ये मुश्किलात में हमारा इज़ाफ़ा होता जा रहा है, तो इन्होंने भी जो चंपावत अतराफ़ के जो इंडियन गाँव थे, इन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया अपने-अपने सरपंचों को, अपने-अपने पंचायत के लीडर्स को, उन्होंने अपने आगे तहसीलदारों को, और जो सरकारी हज़रात से उनसे इसकी हेल्प ली। और करते-करते ये नोटिस में एक इश्यू हाई जो है वो हाई पकड़ गया, और ये फिर सरकार की, इंडियन सरकार की, ब्रिटिश सरकार की नॉलेज में आया कि हमने इसको जो है वो अब टेकअप करना है। अब यहाँ से इसका एक तो आप कह लीजिए कि हमारा बैकग्राउंड मुकम्मल होता है कि इसने एक्टिविटीज़ कैसे स्टार्ट की, और कैसे-कैसे शेरनी ने अपने घात लगा के लोगों को मारा, और ये ट्रांसफ़र भी की गई, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है नेचर तो उसकी एक ही थी कि इंसानों को पकड़ना और उनको मारना और उनको खाना।
अब यहाँ से हमारे जो हीरो हैं, हमारे आइडियल हैं, सुपर हीरो बल्कि हम कहेंगे, जो जिम कॉर्बेट साहब, उनकी एंट्री स्टार्ट होती है। और उनके बारे में अगर हम थोड़ा आपको बताएं, तो शुरुआत में कुछ इस तरह है कि वो अपनी एक सुबह अपने नैनीताल वाले घर में सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और उनके दरवाजे पे आते हैं उनके डीसी इलाके के, नैनीताल के, जो कि अच्छे तरीके से शनासाई थी उनकी जिम कॉर्बेट साहब से, और जिम कॉर्बेट साहब को वो भी जानते थे, इनका नाम सुन के आए थे। तो जिम कॉर्बेट साहब इससे पहले शिकारी थे, लेकिन मैन ईटर्स के मामलात में उनके कोई पहले एक्सपीरियंसेस नहीं थे। खैर, उनके इस शिकार की जो कार्रवाई थी उससे मुतासिर थे वहाँ की गवर्नमेंट, सारे अंग्रेज़ उनको जानते थे, लोग भी जानते थे। खैर, बर्थौर साहब जो डीसी थे, डिप्टी कमिश्नर थे नैनीताल के, वो आते हैं उनके दरवाजे पे, वो वेलकम करती हैं, उनको चाय पे बिठाते हैं। और फिर बर्थौर साहब उनको बताते हैं कि आपको याद होगा कॉर्बेट साहब, कि मैंने आपसे कहा था कि एक शेरनी है चंपावत की, उसने बहुत ज़्यादा परेशानी की हुई है, 200 लोगों को नेपाल में मार दिया गया है, और 230 लोग तकरीबन अब यहाँ पे भी मार चुकी है चंपावत के टाउन में। अब हम आपकी मदद लेने आए हैं, इसको बहुत से हमने इनामात भी रखे हैं, बहुत से शिकारी भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें इसमें कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही। अब आप इसमें कोई हमारी मदद कर सकते हैं? तो जिम कॉर्बेट साहब तो सबसे पहले इस फिगर को सुन के बहुत हैरान होते हैं कि वाक़ई ये फिगर तो बहुत बड़ा है, कि 200 नेपाल में और 230 तकरीबन यहाँ पे इंडिया में चंपावत में इसने लोगों को मार दिया है। वो कहते हैं कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ये है कि सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं, कि मेरी 2 छोटी-सी शराइत हैं, और बहुत टेक्निकल और बहुत ही वाक़ई सोची-समझी उन्हें शराइत इसमें रखी। और सबसे पहले ये थी कि जो पहले से शिकारी मौजूद हैं इसको मारने के लिए, उनको आप वापस बुला लीजिए। और दूसरा, कि जो इनाम की रकम है उसको आप प्लीज़ एक्सक्लूड कर दीजिए, क्योंकि इसमें फिर मैस क्रिएट होगा, बहुत से शिकारी वहाँ जाएंगे, कुछ अनाड़ी भी होंगे, कुछ प्रोफेशनल भी होंगे, तो वहाँ पे ये ना हो एक दूसरे की जान ले लें, और अगर जिम कॉर्बेट साहब भी जाते हैं तो उनको भी इसी तरह के कोई कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़े। तो वो कहते हैं आप ये 2 शराइत को वापस लीजिए, और मुझे ये बताइए, जब ये आप इस पे अमल कर दें, तो फिर अगर कोई नेक्स्ट किल वहाँ पे होता है, तो फिर मुझे बताइए, ताकि उस हिसाब से मैं अपनी वहाँ पे रेकी स्टार्ट करूँ, अपनी कार्रवाई स्टार्ट करूँ। तो बर्थौर साहब, उनको बहुत हौसला मिलता है जिम कॉर्बेट साहब की इस कमिटमेंट से, और वो कहते हैं मैं इसको ज़रूर अप्लाई करवाता हूँ, इम्प्लीमेंट करवाता हूँ, इसको मैं एलिमिनेट करता हूँ इनाम की रकम को, बाकी शिकारी को वापस बुलाता हूँ, और फिर मैं आपको जैसे ही कोई नेक्स्ट किलिंग होती है तो आपको अपडेट करता हूँ। और यही होता है कि कुछ दिनों बाद जो बर्थौर साहब हैं उनको पैगाम देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं कि आई एम सॉरी, कि आप बिल्कुल उसने जो है वो चंपावत के वाक़ई इलाके में, जो मुतल्लिका इलाके होते हैं आस-पास के, वहाँ पे एक खातून को मार दिया है, और जो इसमें आपको जो है वो हमें हेल्प आउट करें, और आप अब जाके उस इलाके में अपनी कार्रवाई को स्टार्टअप ले सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमारी पहली एपिसोड, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुकम्मल होती है। सेकंड एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक हमारी मालूमात हैं, पहली किस्त आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और होपफुली कि आप मज़ीद इसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे, और इसको लोगों को भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी हमारी एक सकाफ़त, ये हमारे जो हीरोज़ थे पुराने, या जो हमारी एक स्टोरीज़ हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उसको आप फॉरवर्ड करेंगे, और लोगों को इसमें इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि हम अपने हीरोज़ को मज़ीद इसकी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड कर सकें। तो जल्द इंशाल्लाह फिर आपसे सेकंड एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।